हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस एसआई मैथ्स और रीजनिंग सेशन की कि मैथ्स का जो यूके पीएससी का प्रीवियस ईयर पोर्शन है वो कैसा रहा, और साथ में रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हम इसमें कर रहे हैं। तो आपको इन दोनों को सही से समझ लेना है कि किस तरह से क्वेश्चन यूके पीएससी पूछता है। पैटर्न डिकोड करना कहता हूं मैं इसे। अक्सर जब भी बच्चे हमारे साथ सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो हम क्या करवाते हैं कि उनका मॉक टेस्ट हमारे साथ करते हैं। मॉक टेस्ट जब वो हमारे साथ करते हैं तो फिर हम ये एनालाइज करते हैं कि वो बच्चे किन चीजों में फंस रहे हैं। उन्हें बुला करके उनसे पूछते हैं कि ये क्वेश्चन करके दिखाओ, और जब वो क्वेश्चन करते हैं तो हमें उनकी गलतियां पता लग जाती हैं। मगर जब हम यहां पर ये कर रहे हैं तो आपकी गलतियां तो नहीं पता लग रही हैं, मगर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से ये पैटर्न आपने देखना है। तो आप सबने इन चीजों पर फोकस करना है, सही से देखना है। वो गलतियां जो हमारे ऑफलाइन में बच्चे करते हैं, कहीं वो आप तो नहीं कर रहे, उस तरह की गलतियां आप तो नहीं कर रहे। वैसे ये करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर बच्चे की जो गलतियां होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, वो अलग तरह की होती हैं, अलग तरह से वो बच्चा सोच रहा होता है। तो आप किस तरह के बच्चे हैं वो पता लगेगा। और साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस का एसआई का मैथ्स का और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस हमने अपनी पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर किया हुआ है। वहां से जाके भी आप, अगर आप टॉपिक वाइज करना चाहते हैं, टॉपिक आपको लगता है कि टॉपिक रह रहे हैं, टाइम एंड वर्क के 3-4 टाइप किए हुए हैं हमने, और लगभग लगभग वो सारे क्वेश्चंस हमने वहां पे कोशिशें की हैं कि अगर वो आए तो आप नहीं फंसोगे, आपको वो क्वेश्चन आता होगा। इसी तरह से हमने उत्तराखंड पुलिस का 300 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट किया हुआ है, वो भी आप वहां पे जाके देख सकते हैं। साथ ही कनिष्ठ सहायक के लगभग प्रैक्टिस सेट भी हमने अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप पाठशाला ऋषिकेश की ऐप पर देख सकते हैं। और ऐप डाउनलोड तो आप लोग कर ही लें कि अगर कोई भी नई चीज, नया कोर्स, नया प्रैक्टिस सेट अगर वहां पर आता है तो आपके पास अवेलेबल होगा, आप सबसे पहले उसका लाभ उठा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि मिसिंग नंबर बताना है कि अगला नंबर क्या आएगा। तो हमने देखा सीरीज कुछ इस तरह से, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास पेपर आएगा तो पेपर में ही देखें। 3 के बाद 5 आ रहा है मतलब +2 हो रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है मतलब +2 हो रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है मतलब +2 हो रहा है। बचे कौन से नंबर? 5, 19 और 41। इन पे फोकस करते हैं, इन्हें लिख लेता हूं अलग से। 5, 19 और 41 और क्वेश्चन मार्क, है ना। तो 5 से 19 तक जाना है। तो 5 में कितना जोड़ लूं मैं? तो आपने बोला 14 जोड़ लो मास्टर। फिर 19 में कितना जोड़ लूं मैं? तो आपने देखा कि यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूं 22। फिर आपने बोला 14 और 22 के बीच में 8 का डिफरेंस होता है, 14 ही जोड़ना था ना, और यहाँ 22 ही जोड़ना था। ऐसे ही इसमें अगर मैं कितना जोड़ लूं भैया, 8 का डिफरेंस करके जोड़ूं इसमें, तो यहाँ पे आता है 30, और 41 में 30 जोड़ लूंगा तो 71 मेरा आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? जब भी आपको सीरीज ऐसे लगे कि कुछ पैटर्न इधर उधर होता हुआ दिख रहा है, कुछ इधर उधर जाता हुआ दिख रहा है, तो आपने क्या करना है? 2 सीरीज देखने की कोशिश करनी है। कभी कभी 2 सीरीज होंगी, कभी कभी 3 सीरीज होंगी, तो आपने उन पे फोकस करना है। ठीक। अब एचसीएफ एलसीएम का बहुत ही प्यारा सा सवाल आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 12 है, और जो एलसीएम है वो कितना है? 144 है। अब आपने कहा ये तो हमें पता है, पहली संख्या 36 दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी जा रही है। तो आपने कहा आपको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। और आपको एचसीएफ पता है 12, एलसीएम पता है 144, फर्स्ट नंबर आपको 36 पता है, सेकंड नंबर आपको बताना है। तो आप कह देंगे 12 गुणा गए 144 बटे 36। तो ये हो गया सेकंड नंबर। सेकंड नंबर 12 से इसे काट लो, 12 तिया 36, 3 से इसे काटो, 3 चकू 12, 3 अठे
24, तो 48 आ गया सेकंड नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम आपके सिलेबस में है, तो इस तरह का एक सवाल तो पक्का पक्का आपको देखने को मिलेगा ही। तो ये फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला है, ये याद जरूर रखना और इसे कर जरूर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट में पेन को लिख रहे हैं 31। पेन को अगर देखें तो नंबरिंग अगर आपको याद हो 1 और 14, 16 और 14 होते हैं 30। 30 में एक जोड़ोगे तो हो गया 31, मतलब जोड़ करके 31 कह रहा है। पर को कह रहा है 16 और 18 होते हैं 34, उसमें एक जोड़ लिया तो हो गया 35। पीएटी को क्या लिखा जाएगा? 16 और 20 हो गए 36, एक जोड़ लिया तो 37। 37 वाला केवल एक ही ऑप्शन है। इस तरफ आपको क्लियर दिख रहा होगा तो इस साइड देख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा आपने, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, ये प्लस लिखा हुआ, प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है डिवाइड, गुणा का अर्थ है माइनस, और इसका अर्थ है ये, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो डिवाइड को किस में चेंज करना है, तो ये लिखा हुआ है डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो 4 + 8। माइनस का अर्थ क्या है भैया? माइनस का अर्थ है डिवाइड 2। गुणा का मतलब क्या है? गुणा का अर्थ है -2, और प्लस का अर्थ कितना है? गुणा 4। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यही काम करना है, आपने जो भी उनके सिंबल है उन्हें रिप्लेस कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है। किससे किसको डिवाइड करोगे? मतलब बॉड मास अप्लाई करना है। बॉड मास क्या कहता है? BODMAS, जो कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ को करो, फिर डिवाइड को करो, फिर मल्टीप्लाई को करो, फिर सम को करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 + 4 माइनस, फिर गुणा कर लेंगे, 8 आ गया। तो 4 और 4 को जोड़ोगे कितना ही आता है? आपने बोला 8, 8 में से 8 घट गया, कितना आंसर आ गया? आपने कहा 0 आ गया। तो इस तरह से आप आंसर कर पाएंगे। ये करने में कभी भी घबराना नहीं, डरना नहीं, जो आपको लग रहा होगा वैसे आप करके आगे बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन देखिए जी, कमला रवि की पत्नी नहीं है, निम्नलिखित कथनों की जांच करनी है, कथनों की जांच करनी है और आपको बताना है कि क्या हो रहा है। जो कमला है वो रवि की पत्नी नहीं है, ठीक है जी। प्रेमलता रवि की मां है। तो जो कह रहा है पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। पहली लाइन से तो हम कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि नहीं वाले रिलेशन को कैसे ही बनाओगे? कोई अगर मना कर रहा है कि ये रिलेशन नहीं है, तो उसके लिए क्या बनाओगे? कुछ नहीं बना सकते। तो उसके लिए कुछ ना करें, उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप छोड़ दें उसे, मगर दिमाग में रखें कि ये मना किया हुआ है। ठीक है, अगले को देखें। प्रेमलता रवि की मां है, तो रवि बनाए और उसकी मां कौन बना दें? प्रेमलता बना दें। कितना प्यारा नाम है प्रेमलता। सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है, तो प्रेमलता का इकलौता पुत्र ये होगा, उसी की पत्नी को सीता कहा जा रहा है। ठीक, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अभी भी कमला का नहीं पता लग रहा कि क्या होगा, तो घबराना नहीं है आपने। यूकेपीएससी ना यहीं पे गेम करता है, वो आपको शुरुआत में ही फन दिखा देगा, डरा देगा, और आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मगर आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे रुकना नहीं है, डरना नहीं है, आपने आगे पढ़ना है। आगे क्या ही हो रहा है, आगे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या निकाल सकते हैं? कमला सीता की बहन है। अब कमला तो कहीं आई नहीं, तो ये वाली लाइन गलत हो गई। प्रेमलता कमला की मां है। प्रेमलता और कमला, कमला के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा, तो ये भी गलत हो गया। सीता रवि की पत्नी है। सीता जो है रवि की पत्नी है, हाँ ये हम बता पा रहे हैं, बिल्कुल सही। कमला प्रेमलता की पुत्र वधू है। कमला प्रेमलता की पुत्र वधू है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि कमला के बारे में केवल हमें एक रिश्ता पता है, और जिस रिश्ते के बारे में हमें यह पता है कि वो कोई रिश्ता है ही नहीं, तो फिर भैया कुछ और हम अपनी तरफ से गैस नहीं करेंगे। ठीक है, आपका मन कर रहा होगा कि पत्नी नहीं है तो बहन बना दो, बहन नहीं है तो बेटी बना दो, बेटी नहीं है, पत्नी नहीं है तो कुछ और बना दो। ना 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 ना, जो नहीं है
वो नहीं है। इसे ध्यान में रखना, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, तो आपके इस तरह के जो सवाल होंगे वो कभी गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। कोई भी बहादुर कायर नहीं है। आधारभूत में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है? कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ये दो कथन दिए हुए हैं, निष्कर्ष दिए हुए हैं, क्या निकाला जा सकता है? पहले इसका पेन डायग्राम बना लेते हैं। कोई भी बहादुर कायर नहीं है, तो कोई भी बहादुर बनाया मैंने, ये बना लिया मैंने बहादुर। ये जो बहादुर है ना, ये कोई भी बहादुर क्या नहीं है, कायर नहीं है। तो इनके बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो नहीं वाला रिलेशन है। बहादुर और कायर के बीच में नहीं वाला रिलेशन है। कुछ सिपाही कायर हैं। अब सिपाही जो हैं वो कायर हैं, तो कुछ सिपाही कायर हैं, तो ऐसे ही बनेगा। आपने बोला हाँ ऐसे ही बनेगा। अब कंक्लूजन बोले तो निष्कर्ष पढ़ते हैं, निष्कर्ष क्या ही कह रहा है। निष्कर्ष को पढ़िए और आप पाएंगे कि कोई सिपाही कायर नहीं है। कोई सिपाही क्या कायर नहीं है? आपने बोला हैं, कुछ तो हैं ये वाले, तो ये वाली बात गलत हो गई। सभी सिपाही बहादुर हैं। अब सिपाही वाला सर्कल यहाँ है, बहादुर वाला सर्कल यहाँ है, इनके बीच में ऐसा कुछ पॉजिटिव हमें होता हुआ नहीं दिख रहा, तो ये वाली लाइन भी गलत हो गई। कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते। ये वाले जो सिपाही हैं जो कायर के अंदर हैं, ये क्या नहीं होंगे? तो आप बोलेंगे ये बहादुर नहीं होंगे। तो ये वाली लाइन बिल्कुल सही हो गई। चौथे को भी पढ़ लेना है अक्सर इस तरह में, कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, सिपाही बहादुर, ये बिल्कुल गलत बात है। हम केवल यही निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि कुछ सिपाही जो कायर के अंदर हैं वो बहादुर कैसे हो जाएंगे, क्योंकि बहादुर और कायर बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। इस चीज को आपने ध्यान में रखना। अगली लाइन देखिए भैया, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन शेष से भिन्न है, कौन अलग है, ये पूछा जा रहा है। तो आपने देखा ये पंचभुज है, अंदर बाहर दोनों जगह पंचभुज है। सर्कल है, अंदर बाहर दोनों जगह सर्कल है। ट्राइंगल है बाहर, तो अंदर भी ट्राइंगल ही होना चाहिए था, तो यही अलग हो गया, यही भिन्न हो गया। जबकि इसमें देखेंगे चतुर्भुज है, अंदर बाहर दोनों जगह चतुर्भुज है, तो बिल्कुल सही ही बात इन्होंने यहां पर की है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो आपने बोला बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 5 से 16 हो रहा है। तो आपने कहा 5 का 3 गुना करूं, मतलब 5 से 16 तक पहुंचना है। 3 गुना किया प्लस 1 जोड़ा, 16 हो गया। 16 का फिर 3 गुना किया, कितना होता है? 48। एक जोड़ के तो नहीं होगा ना 51, अब कितना जोड़ूंगा? 3 जोड़ूंगा। तो आपको दिख रहा है पहले 1 जोड़ा, अब 3 जोड़ा, अगले में कितना जोड़ेगा ये गैस करना शुरू कर दिया करो। तो आपने बोला 51 का 3 गुना कितना होता है? 50 का 3 गुना कितना होता है? 150। 1 का 3 गुना कितना होता है? 3, 153। और जोड़ेंगे कितना? 5 जोड़ेंगे, 158 आ गया। इसका भी 3 गुना किया तो 450 तो ये हो गया, और 24 आरती 24, 450, 450 और 24, 474 आ गया। इसमें कितना जोड़ेंगे भैया? पहले 5 जोड़ा था, पहले 1 जोड़ा था, 3 जोड़ा था, 5 जोड़ा, फिर अब कितना जोड़े? 7 जोड़े। 7 जोड़ोगे तो क्या ही आंसर आएगा? 481 आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया है। इस तरह से ये सवाल आप मेरे प्यारे बच्चों कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। सवाल में पढ़ना है पहले कि क्या कहा जा रहा है। अन्य से भिन्न है, भिन्न बताना है, अलग है जो। तो आपने नंबरिंग ही आती है आपको, नंबरिंग के अलावा करोगे क्या? तो नंबरिंग कर ली पहले। तो आपने कहा ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, दो दो जोड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है। 11 है, 13 है, 15 है, दो दो जोड़ रहा है, दो इसमें जोड़ा, दो इसमें जोड़ा। 18 है, 20 है, 22 है, दो दो जोड़ा। अब बचा तो यही है, मगर नंबर लिख के देखना है कि वही हो रहा है या कुछ और हो रहा है। तो आपने देखा 20 है, 23 है और 26 है, मतलब यहां पर 3 3 ऐड कर रहा है। कितना कितना ऐड कर रहा है? 3 3 ऐड कर रहा है। और अगर आप 3 3 ऐड करोगे तो अलग क्या ही हो जाएगा? यही अलग हो जाएगा। इसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए।
अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा सा लिखा हुआ है, समझना इस सवाल को। ठीक है, कैलेंडर का सवाल हो गया। किसी माह का चौथा दिन, फोर्थ डे, क्या है? शनिवार है, सैटरडे है। ठीक। और आपसे पूछा जा रहा है उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन आएगा। तो 26वें दिन, मैंने कहा 26वां दिन ये है, इससे 5 दिन पहले 26वां ये है, इससे 5 दिन पहले मतलब 25, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें दिन पहले नहीं, 5वां पहले दिन नहीं, पहले, इससे भी पहले कौन सा दिन आएगा? आप बोलेंगे 20वां दिन। समझ रहे हो बात को? ये ध्यान रखना। आपको 4 पता है, या तो आप 20 में से ये 4 घटा लो। ठीक, अगर ऐसा कर सकते हो तो वेल एंड गुड। तो आपने कहा 20 में से 4 घट गया तो 18 आ गया, सॉरी 16 आ गया, 16 आ गया, 16 आ गया, 16, हाँ। 20 में से, इस 20 में से इस 4 को घटाओ तो आ गया 16, 4 घटाया तो 16 आ गया। मतलब आप इस 16 को अब 7 से डिवाइड करो। 7 से मतलब 1 हफ्ते आगे जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 7 से जब किया तो 2 हफ्ते तो पूरे आ गए, और 2 दिन और आए, 2 दिन आगे बढ़ना है। तो एक आ गया मंडे और एक आ गया ट्यूसडे, इतना ही हो जाएगा। ट्यूसडे आंसर हो जाएगा। ध्यान किस चीज का रखना है? जो मैंने आपको बताया, 5 दिन, 5 दिन पहले, एक, ये 26वां दिन है, इससे 5 दिन पहले 1, 2, 3, 4, 5, 26वें दिन से 5वां दिन, पहले वाला 5वां दिन नहीं कह रहा वो, 5 दिन पहले, इससे भी अगला, मतलब ये वाले दिन की बात वो सवाल में कर रहा है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों कहोगे कि ट्यूसडे आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? तो ये सवाल ध्यान से समझना। वैसे तो ऑप्शंस आसान दिए हैं इन्होंने कि आप निकाल ही लोगे, मगर फिर भी दोबारा से यही सवाल आ गया। शायद हम कर चुके हैं ये सवाल, ये भी कर ही चुके हैं। ये वाला सवाल आया बहुत ही प्यारा। क्वेश्चन में कह रहा है जी, जे और क्यू, यू के बीच में जो संबंध है, इसी तरह का संबंध किसके बीच में है? तो आपने देखा जी कितना होता है, जी होता है 7 और ये होता है 10। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 17 होता है, 21 होता है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो आपने कहा पहले 3 का था फिर 4 का डिफरेंस हुआ, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, पहले 3 का था फिर 4 का हुआ। इसके बीच में यही रिलेशन है, इसी तरह का संबंध है, उसे आपने ढूंढना है। तो आपने देखा 2 और 3, इनके बीच में तो 1 का डिफरेंस है। 23 और 26, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो यहाँ 1 का और 3 का डिफरेंस आ रहा। ये तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, पहले सबको लिख लेते हैं फिर रिलेशन देखेंगे कि हाँ उसी तरह का है या नहीं है। 1 और 2, 19 और 20, यहां पर तो एक एक का ही डिफरेंस दिख रहा है। 1 और 4, 3 का डिफरेंस है, और 19 और 23, आपने बोला 4 का डिफरेंस है। ओ, जो रिलेशन यहां चाहिए था वही रिलेशन यहां मिल रहा है, मगर अभी भी चौथा ऑप्शन बाकी है, उसे भी चेक करना जरूरी है। तो आपने देखा यहाँ 4 था, यहाँ 8 हुआ, 4 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ 22 से 25 हुआ, 3 का डिफरेंस है। उल्टा रिलेशन दे दिया तो आंसर क्या ही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर हो रही है बातें? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, सही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सवाल आपके लिए है। इस सवाल को नाम दे दिया गया है 53। इसका, अब इतने क्वेश्चन हमने किए तो एक क्वेश्चन तुम्हारा करना भी तो बनता है ना। तो इस क्वेश्चन को कीजिए और इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए कि क्या ही होगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी लिखना कि क्या किया, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। दो अमेरिकी जा रहे हैं, 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है। मैंने कहा 2 अमेरिकी ले लिए मैंने, ए और बी, ये दोनों जा रहे हैं। अब जो ये वाला अमेरिकी है वो इसके बेटे का
पिता है, तो ये पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं? इसके पिताजी हैं। इसके मतलब इसके बेटे के, मतलब ये कौन होगा? तो आप बोलेंगे माँ होगी। तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा? पिता पुत्र का रिलेशन होगा? नहीं। माता पुत्र का रिलेशन होगा? नहीं। माता पुत्री का रिलेशन होगा? नहीं। पति पत्नी का रिलेशन होगा। तो आपने बोला ठीक है जी, बिल्कुल सही, समझ में आ गया सवाल किस तरह का था। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल है और बहुत उम्दा है। समझने वाली बात है कि इसमें समझना क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मैनी, कह रहा है कि 841 और 3249 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, 841 और 3249 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर आप इसे देखेंगे, इसे अगर आप देखेंगे 841 को अगर आप देखेंगे तो 841 का मतलब क्या हो गया? तो आपने कहा कि 29 का वर्ग होता है ये। अब याद नहीं है 29 का वर्ग होता है तो कैसे ही निकालेंगे भैया? निकालने का तरीका भी बताऊं कैसे करूं? 841, दो दो के पेयर बनाओ राइट हैंड साइड से। पहाड़ा क्या पढ़ना है? एक एकम एक, दो दूनी दो, तीन दो दूनी चार, तीन तिया नौ, चार चक्कू 16, पांच पंजे 25। तो हम पढ़ेंगे एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तिया नौ, ज्यादा हो जाएगा तो दो दूनी चार पढ़ा, कितना आ गया? 4 आ गया। ये दो एक और बार लिखो, जोड़ लो, 4 हो गया। अब यहाँ पर 41 उतार लो। अब यहाँ पर कितना ही चाहिए होगा? अगर मैं यहाँ 9 लिख लूं, 9 इधर 9 इधर, 9 नब्बे कितना होता है? 81 होता है। 9 चौकू 36 और 8 44 होता है। पूरा पूरा कट गया। आपने बोला हाँ जी 29 आ गया। 841 किसका स्क्वायर रूट होता है? 29 का होता है। आगी बात समझ में? आपने बोला ठीक है। ऐसे ही 32, 32 49 को भी देखो, दो दो के पेयर बनाओ, दो दो के जोड़े बनाओ, इस साइड से लिखो। पहाड़ा क्या पढ़ना है? दो दूनी चार, तीन तिया नौ, चार चक्कू 16, पांच पंजे 25, छह छके 36। तो पांच पंजे करेंगे, 5 इंटू 5, 25 आ गया। कितना आ गया? घटा करके 7 आ गया। 5 में 5 जोड़ोगे 10 आ गया। यहाँ कितना आ गया? 49 आ गया। आ रही है बात समझ में? अब 101 एकम 101, 102 दुनी 204, 103 तिया 309, 104 चक्कू 416, 105 पंजे 525, 106 छके 636, 107 सत्ते 749। तो ये भी कट गया। लास्ट में यहाँ पे आ गया 57। अब कह रहा है कि इनके बीच की, बिटवीन कह रहा है, ये मध्य कह रहा है। मध्य का मतलब यह है कि 57 में से अगर मैं 29 को घटाऊं तो ये आता है 8, है ना? हाँ 8 आ गया। और ये आ गया 4 में से 28। ऐसी संख्याएं आई, 28 ऑप्शन में मिलेगा। मगर टिक मत कर देना, समझो इस बात को कि बीच की कह रहा है, ना तो 29 को लेना है और ना 57 को लेना है। जब आपने 57 में से 29 घटाया तो 29 तो घट गया मगर 57 रहा। तो आपने एक और बार माइनस करना है और कह देना है कि 27 ऐसी संख्याएं होंगी। बीच की संख्याएं कह रहा है। कितनी संख्याएं होंगी? 27 होंगी। अगर आपसे कहता फ्रॉम इतना टू इतना, तो आप इसका आंसर कहते कि 57 में से 29 नहीं 28 घटाओ। तो ये कितना आ जाता भैया? 9 आ जाता और ये 29 हो जाता। तो इस चीज का हिंदी में कहता आ, से इतने तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो फिर आंसर होता 29। इस चीज का ध्यान रखना है। ये लैंग्वेज में खेल जाता है और बच्चे बेचारे गणित को गाली देते हैं। गणित कुछ नहीं करती है, गणित केवल सच्चाई दिखाती है और जो दिखती नहीं है आपको, तो इसलिए आप गड़बड़ कर देते हो। और ये जो मैंने बात बताई ना, इसको नोट करना सही से। ये सवाल क्या कह रहा है? एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। 45% अंक चाहिए, ठीक है, तब पास होगा। मगर भाई साहब ने 50 अंक मिले और 4 अंकों से असफल हो गया।
मतलब 50 नंबर में 4 नंबर और आ जाते तो उसके 45% बन जाते। आपने बोला हाँ, तो 45% की वैल्यू गिवन है 54। 9 पंजे 45, 9 छके 54, इंटू दो किया, ये बन गया 10%। एक जीरो जोड़ लो, इसमें भी एक जीरो जोड़ लो, तो ये आ गया 120 के। 100% का मान आ गया 120। मतलब 100% नंबर आते अगर आदमी के, बच्चे के, तो वो किसके बराबर होते? 120 नंबर के बराबर होते। अगला सवाल बहुत ही प्यारा है। शादी के समय, जब शादी हुई दो लोगों की, तो उस समय पे एक औरत और उसके पति की औसत आयु जो थी शादी के समय, जो दो लोग हैं उनका एवरेज जो दिया हुआ है औसत, वो दिया हुआ 23 वर्ष। ठीक है। 5 वर्ष बाद आज उनके पास एक बच्चा है, तो 5 साल बाद, 5 साल बाद मान लो कि यही दो लोग होते, तो एवरेज भी 5 साल बढ़ जाता, क्योंकि 5 पति के बढ़ते, 5 महिला के बढ़ते, दोनों के बढ़ करके टोटल 28 वर्ष एवरेज हो जाता। मगर अगर योग की बात करते हैं, तो 5 साल बाद उनका जो योग है, शादी के 5 साल बाद, वो 56 हो जाता है। एक 28 है तो 28 दूनी 56, दो लोगों का योग 56 है। अगर 3 लोगों को जोड़ लिया जाए, तीसरा कौन है? बच्चा। कितने साल का है भैया बच्चा? आज 1 साल का है। वो भी जोड़ दें तो कितने साल हो गए टोटल? 57 साल हो गया 3 लोगों का योग। औसत पूछी जा रही है पूरे परिवार की, तो 57 को मेरे प्यारे बच्चों इससे भाग करोगे 3 से, क्योंकि अब ये 2 से 3 हो गए, और 3 से 57 को काटोगे तो 19 आ जाएगा। 19 वर्ष का औसत है। कितने वर्ष का औसत है? 19 वर्ष का औसत है। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए जी, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। और ये सवाल उन सवालों में आते हैं जो आपने अगर पहले नहीं किए हुए ना, तो पक्का पक्का गलत होगा, कोई नहीं रोक सकता इसे सही होने से। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि यदि x और y धनात्मक पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, इस प्रकार हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13, और x y के बारे में कहा है कि ये पॉजिटिव नंबर हैं, तो आपने अगर देखा तो आप कह पाएंगे कि ये ऐसा कोई फॉर्मूला आपने कभी जिंदगी में पढ़ा है? तो आप कहेंगे हाँ पढ़ा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ऐसे दो, अगर इसको एक नंबर मान लूं और इसको एक नंबर मान लूं, तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी गुणा करके 13 आता हो। तो आप कहेंगे एक तो 13 है और एक है जिनकी गुणा करके 13 आता है। मतलब x प्लस वाई जो कि बड़ी होगी, उसकी वैल्यू 13 रख लोगे, और x माइनस वाई जो कि छोटा है उसकी वैल्यू 1 रख लोगे। और आप कहोगे कि इन्हें अगर मैं जोड़ता हूं तो y से y कट गया, और 2x बराबर आ गया 14, और x बराबर आ गया 7। आ गई बात समझ में? x बराबर आ गया 7। x बराबर 7 आया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। x बराबर 7 आया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना चाहिए? 13 चाहिए। ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताओ। तो x की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर किया 49, प्लस y का 36, तो 50 और 30 जोड़ो 80, और 6 86, एक कम कर लो 85, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ क्वेश्चन? बहुत ही प्यारा सवाल है, और जो आयतन वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई इतनी दे रखी, चौड़ाई इतनी दे रखी, और ऊंचाई इतनी दे रखी कमरे की। एक आदमी इस कमरे में इतने मीटर, इतने मीटर और इतने मीटर, इतने मीटर की लंबी छड़ों को रखना चाहता है। रखी भी नहीं है, चाहता है कि इन्हें रख ले, मगर रख पाएगा क्या? तो देखते हैं रख पाता है या नहीं रख पाता है, भी कैलकुलेट करते हैं। रख पाता है या नहीं रख पाता है, क्या ही कर रहा है ये आदमी। तो देखिए, इस कमरे में वो अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है। ठीक है। तो आपने एक पढ़ा है कि जो डायगोनल होता है, सबसे लंबी छड़ की जो लंबाई होती है, ये याद रखना, सबसे लंबी छड़
की लंबाई जो होती है वो घनाभ बोले तो क्यूबॉइड के विकर्ण के बराबर होती है, विकर्ण के बराबर होती है। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये घनाभ का विकर्ण मतलब डायगोनल जो होता है इसका फॉर्मूला आपको आता है, तो आपने बोला नहीं आता है। क्यों नहीं आता? याद करो इसे। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अंडर रूट एल की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। 4 का 16, 3 का 9, 144 और 16 160 और 9 169 आ गया। 169 का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 169 का मतलब 13 आ गया है। कितना ही आ गया है? 13 आ गया है। ठीक है, मतलब सबसे लंबी जो छड़ किसी कमरे में आ सकती है, अगर मैं कमरा बना के दिखाऊं आपको इस तरह से, तो वो इस वाले कॉर्नर से लेके शायद ऐसे ही आएगी, इस वाले कॉर्नर से लेके यहां तक आएगी, ये होगी। शायद दिख भी रही हो कि फीलिंग आ गई हो अब। हाँ, कि यही वाली है सबसे लंबी छड़ की लंबाई, दिख रहा है? आपने बोला हाँ। तो ये 13 है, मतलब 13 और 13 से छोटी लंबाई की जो छड़ होंगी वो आप रख सकते हो कमरे में। तो आपने कहा 12 वाली मैं रख सकता हूँ और 13 वाली मैं रख सकता हूँ, 14 नहीं रख पाऊंगा और 15 भी नहीं रख पाऊंगा। सवाल में पूछ रहा है अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है वो इन चारों में से। तो आपका जवाब होगा केवल 2 छड़ों को रख सकता है जिनकी लंबाई 12 और 13 मीटर की है। क्योंकि 13 की मैक्सिमम आ सकती है तो 12 वाले भी तो रख ही लोगे ना। ये वो पूछ रहा है, इसका जवाब केवल एक मत दे देना। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लिखा है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, माध्यिका दे रखी है m और माध्य दे रखा है n, m दोनों, कैपिटल M और स्मॉल m। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें 10 अभाज्य संख्याएं देखनी है कि कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं देखो भैया, तो यहां से देखते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, के बाद आ गया 11 है, 11 के बाद आ गया 13 है, 13 के बाद आ गया 17 है, 17 के बाद आ गया 19 है, 19 के बाद आ गया 23 है। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गई। 2 3 5 7, 5 ये हो गई, 5 ये हो गई। ठीक। अब जब उसने आपसे माध्यिका का मतलब मीडियन, मीडियन का मतलब बीच का, तो बीच का अगर आप देखेंगे तो 11 और 13, इधर देखोगे तो कितने हैं? 2 और 3 5, 2 और 3 5 बीच में, ये 11 और 13 बीच के नंबर आ रहे हैं 2। इन दोनों नंबर को जोड़ लो तो हम निकाल रहे हैं माध्यिका, बोले तो मीडियन। तो मैंने कहा 11 प्लस 13 बटे 2, 24 आया, 24 का आधा किया तो 12 आ गया। इसी तरह से जब मैं मीन निकालूंगा, मीन का मतलब हो गया माध्य, माध्य का मतलब हो गया एवरेज, ये याद रखा करो हमेशा। एवरेज का मतलब क्या हो गया भैया? इन सबको जोड़ूंगा, इन सबको जोड़ोगे तो 129 आएगा। और उसे टोटल संख्याएं कितनी है? तो आपने बोला 10 है, से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12.9 आ जाएगा। कितना ही आ जाएगा? 12.9 आ जाएगा। अब आपने एक चीज समझनी है कि जो उन्होंने मीन को लिखा था, इसे तो लिखा था उन्होंने स्मॉल एम और इसको उन्होंने लिखा था कैपिटल एम। तो हमारे हिसाब से जो स्मॉल एम है, ये जो स्मॉल एम है और ये जो है वो कैपिटल एम है, स्मॉल एम की वैल्यू बड़ी है, बड़ी की तरफ करा हुआ ना, मुंह खुला हुआ है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ? बहुत ही प्यारा सा सवाल दे दिया। कह रहा है कि प्रेक्षणों ये का बहुलक बताइए। अब ऑप्शन की तरफ जाओ इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा।
तो आपने देखा 7 दे रखा है, 3.8 है, तो 3.8 तो कहीं लिखा ही नहीं है, ये तो ऐसे ही बाहर हो गया। फिर आपने देखा 6 है और 7 है, तो पहले मैं 7 को देख लेता हूँ, 7 कितनी बार है। 6 को देख लेता हूँ पहले, देखो एक बार 6 है, 2 बार 6 है, 3 बार 6 है, तो 6 तो जी 3 बार आ रहा है। बहुलक का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आती है, मोड कहते हैं इसे इंग्लिश में, जो लिखा हुआ भी होगा, है ना। तो फिर हमने देखा 6 3 बार आ रहा है, 7 को देखा 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। 7 जो है 5 बार आ रहा है, और कोई संख्या इतनी बार नहीं आ रही है, तो यही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त नहीं, कोई नहीं, मतलब 7 ही आ रहा है। फिर हमने चेक भी कर लिया कि हाँ 7 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा 5 बार, तो 7 ही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शन से करना ज्यादा सही रहता है। अब आपसे कह रहा है कि जो संबंध 3 और 11 के मध्य है, तो 3 और 11 के मध्य क्या रिलेशन है। तो आपने बोला 3 का कर दें हम स्क्वायर, 9 आ गया, 9 में 2 जोड़ लें तो 11 आ रहा है। वही 7 का अगर मैं स्क्वायर करूं 49, उसमें 2 जोड़ लूं, आपने बोला हाँ 51 आ रहा है। ऑप्शन में मिल रहा है क्या, आपने बोला हाँ। जो भी आप लॉजिक ढूंढ रहे हो ना, वही लॉजिक लगा के अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो बिल्कुल सही सोचा है आपने। अब आयोग अगर इस तरह के क्वेश्चन को आपका गलत कर दे, तो आप वहां पर क्या भर सकते हैं, उस पे वो लगा सकते हैं, प्रत्यावेदन जिसे कि आप कहते हो, वो कर सकते हैं कि भैया हमारा लॉजिक तो ये है, और रीजनिंग में कुछ भी लॉजिक सोचा जा सकता है। तो हमेशा मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि रीजनिंग के ऐसे वाले क्वेश्चंस कभी छोड़ के मत आओ। आयोग की गलती है कि ऐसे क्वेश्चन क्यों बना रहा है कि कुछ और लॉजिक निकल रहा है, और रीजनिंग में निकलेगा, और निकलेगा अगर कोई लॉजिक, आपने वो लॉजिक सही दिया है तो उन्हें नंबर देना ही देना पड़ेगा। तो रीजनिंग के लगभग लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस करके जरूर आओ। 50 क्वेश्चन आए तो 50 के 50 करके आओ, मगर लॉजिक आपके पास सॉलिड होना चाहिए कि जी मेरा तो लॉजिक ही है। अब कोई कैसे कह देगा कि ये गलत है, ना ये मत लगाओ कुछ और लगाओ। सपोज कोई बच्चा कुछ और टिक कर देता, उसने बी कर दिया, तो हम उसको ना बी को भी चेक करवाते, कुछ और लॉजिक सोच के बी को सही करने की कोशिश करते, या उस बच्चे से कहते क्या सोच के किया है तूने, ठीक है। मगर अगर आप अपने हथियार वहां छोड़ करके आ जाओगे, कोई पे करोगे ही नहीं, कुछ सोचोगे ही नहीं, सोचोगे अपने आप चीजें हो जाएंगी, तो अपने आप नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा, और अगर आप सोचते हो तो भैया हम आपके साथ हैं। आप जब आंसर की आएगी तो उसके बाद अपना जो लॉजिक है, वो जब हम आंसर की चेक करेंगे तो उसमें अपना लॉजिक हमें बताइए कि सर हमने ये किया है, क्या ये सही नहीं हो सकता, तो हम बताएंगे अगर आपका लॉजिक सही है तो भैया सही हो सकता है, प्रत्यावेदन के लिए चाहिए, और जाता है। यही रीजनिंग की मोहब्बतें हैं, हमारी मोहब्बतें हैं रीजनिंग के साथ। अगला क्वेश्चन देखो भैया, किसी कोड में ये 41 लिखा है और ये 32 लिखा है, आपने बोला 41, यहाँ भी 5 लिख रहा है, यहाँ भी 5 लिख रहा है, मतलब इसको जोड़ रहा है, इसको जोड़ रहा है, 5 5 लिख दे रहा है। फिर ऐसे ही इसमें कर रहा है क्या, 6 हो रहा है, मगर यहाँ अच्छा बाद में लिख रहा है, जोड़ रहा है और बाद में लिख रहा है, और ये बाद वाले को जोड़ रहा है पहले लिख रहा है, बाद वाले को जोड़ रहा है पहले लिख रहा है, 1 और 3 4, पहले वाले को जोड़ रहा है और बाद में लिख रहा है 8, अंकों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 3 और 3 को जोड़ोगे, बाद में लिखोगे, कितना लिख दिया, 6, 2 और 2 4 जोड़ लिया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो 46 कोई ऑप्शन है, आपने बोला हाँ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखा आपने। हमेशा देखो, अगर दिखता है कुछ, ऐसे मत करो आंखें बंद कर लो, बोलो नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, देखो अगर दिख रहा है कोई लॉजिक आप सोच सकते हो, तो वो देखना है। ठीक है, कभी कभी हो जाएगा आपके साथ ऐसा कि आपको नहीं दिखेगा, जब नहीं दिख रहा है तो उस टाइम पे छोड़ो, आगे बढ़ो, दोबारा आओ, दोबारा देखो, लॉजिक ढूंढो, और तब क्वेश्चन को करो। अब देखा आपने 4 और 6 से ये कुछ लिख रहा है, तो आपने बोला 4 तियां 12 होता है, बाद में लिख रहा है, और 6 तियां 18 होता है, 3 टाइम कर रहा है भैया, 3 टाइम कर रहा है। 5 तियां 15 होता है, वो बाद में लिख रहा है, और 8 तियां 24 होता है, बाद में लिख रहा है।
6 तियां 18 होता है और 9 तियां 27 होता है। बाद में लिख रहा है, आपने बोला हाँ लिख रहा है। 7 तियां 21 होता है और 6 तियां कितना होता है, 18 होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो 18 21 कहीं किसी ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है तो भैया टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया हो। कल से हम क्या करेंगे भैया, उसको भी समझ लो। मैथ्स के हर टॉपिक के रिवीजन करेंगे, हर टॉपिक रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे? दो दो क्वेश्चन हर टॉपिक के उठा लेंगे। करीबन 23 से 24 टॉपिक हैं, है ना। मतलब अगर देखा जाए तो 48 के करीब क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब इसे 30 से 40 के करीब क्वेश्चन रखेंगे, हर टॉपिक का 1 से 2 क्वेश्चन, कि आपका रिवीजन होता रहे। आपको ये ना लगे कि आपको नहीं आता है, आपका कुछ छूट रहा है। तो मैथ्स का, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, केवल देख रहे हैं, रिटर्निंग लोग हैं वो, तो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, है ना। और अगर आपको लगता है कि हाँ पाठशाला की जो टीम है वो काम कर रही है, तो हम कैसे पूरा अपना एफर्ट दे पाएंगे जब तक हम आप हमें सही से सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, आपको चाहिए कि ये वाला सेशन हम यूट्यूब पे करते रहें, तो लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, उन्हें सही से कर लो। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो।